लगातार तो हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और हम भी आपके लिए लगातार एकदम बिल्कुल एक फ्लो में इस चैप्टर का जो भी थ्योरी डिस्कशन है, जो भी प्रॉब्लम पर काम करना है। अब देखिए, हम आपको कहे थे ना कि जो बेसिक थ्योरी हमारी है वो सारी थ्योरी जब एक बार हमारे पास एक लॉट में आ जाएगा तो हम लोग शुरू करेंगे प्रॉब्लम पर काम काज करना। और वो जरूरी है, क्योंकि आपको आज के डेट में ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम पर वर्क करना ही फिजिक्स की पढ़ाई है। और प्रॉब्लम अगर आप सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपके पास थ्योरेटिकल कंसेप्ट बेहतर आ चुका है। और अगर नहीं भी आया है तो बाकी रास्ते में हम करते चले जाएंगे। एक अच्छा प्रॉब्लम बेसिक गाइडलाइन के आधार पर ठीक ठाक प्रॉब्लम हम आपके लिए आज लाए हैं। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड अप on a smooth incline of angle 30 degree to the horizontal. If the block moves with acceleration 1 meter per second square, find the power delivered by the pulling force at a time 4 seconds after the motion starts. फिर कहता है कि also find the average power after the motion starts. अब यहां पर दो बार पावर पूछा गया है। पहले तो सवाल को समझते हैं कि यह कह क्या रहा है। इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और थीटा हमने इसको एज्यूम कर लिया। कहता है कि इस ब्लॉक को जिसका मास अभी फिलहाल मैं m मानता हूं, तो m का वैल्यू आपके प्रॉब्लम में 2 kg दिया हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो बेस्ट प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ा जाए, प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद हर लाइन को समझा जाए और उसको समझने के बाद जो गिवन डाटा है उस डेटा को आप पहले नोट करिए। नोट करने के बाद डिमांड पर फोकस कीजिए कि हमारा प्रॉब्लम डिमांड क्या कर रहा है, क्या मांगता है, और तब डिमांड के तरफ से प्रॉब्लम को सोचना शुरू कीजिए। और डायग्राम का हेल्प तो लगातार लेते रहना चाहिए और यही फिजिक्स के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छा तरीका है। आप इस बात को एकदम बिल्कुल अपने दिमाग पर बैठा लें कि प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि अब एक से एक क्लासिकल प्रॉब्लम से हम लोगों का सामना होने वाला है और जेई के क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, नीट में पूछे गए क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। पहले हम अपना बेस जो है वो देखते हैं और पहले कॉन्सेप्ट को जो भी है वो एक जगह पे लाने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम के सहारे। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक जिसका मास 2 kg है उसको पुल किया जाता है अप द प्लेन, इधर की तरफ। ये यही है पुलिंग फोर्स, यही फोर्स पुल कर रहा है ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। और ये जो प्लेन है वो स्मूथ प्लेन है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है। और कहता है कि जब इसका मोशन स्टार्ट करता है एनी टाइम t इक्वल टू 0 से और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर जब ये जाता है तो कहता है कि बताइए इस पुलिंग फोर्स के द्वारा उस समय में कितना पावर डिलीवर हो रहा होगा। तो पावर का दो वैल्यू है, एक पावर है कि 4 सेकेंड पर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, डिलीवर हो रहा है उस इस फोर्स के द्वारा, और दूसरा है कि एवरेज पावर यानी ओवर द होल मोशन, मतलब 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक एवरेज पावर डिलीवर्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल करीब का मामला है और ये समझना है। तो m का वैल्यू 2 kg हो गया और u इक्वल टू आपका 0 है क्योंकि a से मोशन स्टार्ट हम मान रहे हैं तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और हमें v का वैल्यू लाना होगा क्योंकि p इक्वल टू जो हम लोग लाते हैं dw/dt। देखिए थ्योरी कैसे प्रॉब्लम खोज लेता है। अब यहां से देखें कि ये जो एफ डी एक्स होगा और बटा डी टी होगा, तो एक दूसरा भी इक्वेशन हमारे पास आने वाला है जो P इक्वल टू एफ इंटू भी के रूप में आता है। यूं तो ये फोर्स और वेलोसिटी के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर हम थीटा 0 लेते हैं तो एफ और भी ही आएगा। और यहाँ पर वही कंडीशन है। और अगर जनरली आप जानना चाहें तो
पावर का ये होता है एफ वेक्टर एंड डॉट भी वेक्टर, क्योंकि यहां पर भी एफ और डीएक्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगता है, तो वो सब चीज तो है। तो P इक्वल टू एफ भी से यहां पर हम लोग इसको इस्तेमाल कर लेते, थीटा इक्वल टू 0 हमने यहां पर माना, चूंकि पावर और ये फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेंगे हमको, तो थीटा का मान 0 डिग्री आने वाला है। खैर, अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले न्यूटन्स लॉ के कॉन्सेप्ट से, ये देखिए फोर्स डायग्राम मैंने बना दिया है। अब होगा क्या, एक्सीलरेशन ऑफ द प्लेन है, तो पहले देखिए एज पर द न्यूटन्स लॉ, एज पर द न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है, पर अगर है तो है। फोर्स डायग्राम के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना नहीं भूलिए, ये सब हैबिट होना चाहिए। एंड दिस इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ problem solution. The second equation will be f minus mg sin theta equal to ma। यहीं से देखिए हमको फोर्स का वैल्यू लगेगा और वो होगा ma और प्लस mg sin थीटा। हो गया ना, यही है वो पुलिंग फोर्स। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि क्या ये mg sin थीटा, जी नहीं, ये जो पुल कर रहा है तो इस फोर्स को ओवरकम कर रहा है, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन ऑफ द प्लेन है, इसीलिए दिस पुलिंग फोर्स मस्ट बी लार्जर इन कंपैरिजन टू द mg sin थीटा। सो mg sin थीटा को घटाना है f में से, और तब ये ma के बराबर लिखना, ये f रिजल्टेंट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड दिस इज द सेकेंड लॉ। f का वैल्यू निकल गया, एकदम मस्त हो गया। आप इसका निकाल के रख लीजिए, क्या होगा m और इंटू a का वैल्यू है 1 प्लस g का वैल्यू आप 9.8 ले लें, क्योंकि g का वैल्यू जब प्रॉब्लम सप्लाई नहीं किया है तो आप ये मान करके चलिए कि g हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है, तो करना है। अब आइए देखते हैं आगे कि यहाँ से आगे क्या करना चाहिए। तो ये क्या होगा, 9.8 एंड जी साइन थीटा का है तो साइन 30 डिग्री यूज करेंगे। कुल मिलाकर के मास 2 kg का है, ये भी लगा दीजिए, 1 प्लस 9.8 इंटू 1/2, यही होगा ना, यही होगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, ए का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ये कितना होगा, 4.9 होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 4.9, और ये न्यूटन में आएगा तो 4 1 5, यानी 2 इंटू 5.9 न्यूटन। सो दिस इज व्हाट, 9 दूनी 18 का 8, और शेष बच गया 1, 5 दूना 10, 1 11, 11.8 न्यूटन आपके पुलिंग फोर्स का वैल्यू हमने ला दिया। अब क्या है, चूंकि हमको 4 सेकंड पर पावर चाहिए, तो 4 सेकंड पर वेलोसिटी लाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, अगेन वी जस्ट यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, एंड u is 0, a is 1, t is what, 4 सेकेंड। सो दिस इज व्हाट, 4 मीटर पर सेकेंड। सो 4 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी, इसीलिए पावर कब, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, एंड दिस विल व्हाट, 11.8 इंटू वेलोसिटी का वैल्यू है आपका यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड। सो ये अब क्या हो जाएगा, वाट में आ जाएगा, पावर है ना तो वाट में आएगा। 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 11 चौक 44, 3 47, इतना वाट आपका पावर का वैल्यू होगा। सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर डिमांड, पावर डिलीवर्ड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये तो बात हो गई, बिल्कुल आराम से समझना है, बिल्कुल आराम से समझना है। तो पहले कंडीशन को हम लोगों ने ऑपरेट कर दिया, अब बात आती है दूसरी कंडीशन की।
दूसरा कंडीशन कहता है कि व्हाट इज एवरेज पावर डिलीवर्ड, व्हाट इज ऑल्सो फाइंड द एवरेज पावर आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स। ओवरऑल ये जो 4 सेकंड तक आपके बॉडी ने मोशन किया है, आपके इस ब्लॉक ने जो मोशन किया है, ओवरऑल 4 सेकंड पे कितना पावर ये डिलीवर हुआ, उसका एवरेज वैल्यू लाना है। कैसे निकालेंगे? एक पावर है एकदम इंस्टेंट पर 4 सेकंड पर कितना डिलीवर हो रहा है, एक है एवरेज पावर ड्यूरिंग द होल मोशन, आपको निकालना है। तो यू विल हैव टू गो थ्रू द वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स, एंड व्हेन वी कैलकुलेट द वर्क डन ओवरऑल थ्रू द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, देन दैट इज द एवरेज वर्क डन। एंड उसके बाद टाइम मेरे पास है ही है, और उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या होगा, पावर का वैल्यू पता पड़ जाएगा। देखिए, सोच समझ कर ही फिजिक्स का सवाल बनता है। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। आप इसको समझ भी लेंगे, कॉपी भी करेंगे, जैसी मर्जी हो वैसा। तो ये हो गया मामला। अब देखिए, फॉर एवरेज पावर ड्यूरिंग द मोशन वी नीड टू कैलकुलेट during the motion over t equal to 0 to t equal to 4 second, we need to calculate the work done। ये जरूरी है कि मुझे वर्क डन लाना पड़ेगा, कैलकुलेट द वर्क डन। आराम से निकाल लेंगे, क्या परेशानी। लेकिन एक चीज तो है कि वर्क डन कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए कि 4 सेकंड में। फोर्स तो पता है अपन को, 11.8 न्यूटन फोर्स हमारा पुलिंग है, पर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर द होल मोशन, कैसे निकालेंगे? नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर व्हिच, जिसके लिए क्या करना होगा, S इक्वल टू UT एंड प्लस हाफ ATS। कोई घबराने की बात नहीं है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा ही लगेगा, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, एकदम बेदाग चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस दिस इज 0, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं मेरे पास में, एंड 1/2 A का वैल्यू 1 है और T का वैल्यू है 4 सेकंड। तो कर दीजिए स्क्वायर, ये मीटर में आ जाएगा। यहां से क्या करेंगे, तो 1/2 इंटू कितना होगा, 16। ये क्या होगा, 8 टाइम्स ये मरेगा, यानी 8 मीटर इज द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द होल मोशन ओवर 4 सेकेंड। इसीलिए W इक्वल टू F इंटू एस, है ना, क्या होगा, F इंटू एस। और जब F इंटू एस निकाल देंगे हम लोग, तो F इंटू एस से वर्क डन निकलेगा। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स है आपका 11.8 इंटू एस है आपका 8, इतना जूल वर्क हो गया। इसीलिए P एवरेज का जो वैल्यू आएगा वो 11.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय व्हाट, कितना कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कितना टाइम है, 4, इतना वाट आ जाएगा। सो 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, ये कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, और 11 दूना 22, 1 23, 23.6, है ना, इतना वाट आ जाएगा इसका वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हम लोगों ने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी है, देखा जाए इसको। तो 47.2 वाट हो गया। हमको डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ इंटू A का मान आपको 1 है, एक्सीलरेशन का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ है हमारे पास। और टाइम हमने खर्च किया है 4 सेकंड, तो 4 गुना 4 16, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 8 16, 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 4 से 11.8
इंटू 8, हमारे पास से इतना वर्क डन हो गया और हमको पावर चाहिए, तो वर्क बाय टाइम, टाइम है मेरे पास 4 सेकेंड, 4 दूना 8, बिल्कुल सही है 23.6, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है ना, एकदम बिल्कुल समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। तो एक बार आप इसको गौर से देख लें। इस सवाल को हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व किया और आपके नजरों में इसे पेश किया। आप इसका मजा लें और इसको, इसके सहारे बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द बेस्ट बेसिक प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने का ये मौका भी देगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं। एक दूसरा सवाल और देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, आइए देखते हैं उसको। उसके लिए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। यूं तो कॉन्सेप्ट के रेस में हम आगे काम कर ही रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पर हमने काम करके आपको दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी की थोड़ी बात अभी करते हैं, क्योंकि जो सवाल आने वाला बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं। सो पोटेंशियल एनर्जी से हमारा मतलब होता है, और मतलब मोटा मोटी आप समझ लीजिए, इस पर अभी बात करने के लिए अपन को बहुत टाइम है, आगे चैप्टर में इसका डिटेल जानेंगे हम लोग ग्रेविटेशन में जाकर के। बहरहाल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि रिफरेंस लेवल आप जहां भी माने, सपोज कीजिए मैं इसको बेसिक से बताता हूं 2 मिनट के लिए। ये मान लेते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, जो थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। ये मान लेते हैं अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस पर हम यहां से किसी बॉडी को, इस डिस्प्लेसमेंट पर m मास के बॉडी को हमने रखा। नोट दैट दिस इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वे ऑफ जर्नी डजंट मैटर। आप इसको ऐसे ले गए हैं, ऐसे ले गए हैं, या इसको कैसे ले गए, उससे मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ किससे, इस स्टेट फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट से। एंड वी एज्यूम दिस डिस्प्लेसमेंट लाइक h। एंड रिफरेंस लेवल का मतलब होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेवल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर इस जगह पे m मास की कोई बॉडी रखी हुई है, तो इस पर तो mg नीचे लग रहा है, वो तो लगेगा ही लगेगा। तो कोई बॉडी, कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर इसको ऊपर की तरफ स्लो डिस्प्लेसमेंट देता है, f एक्सटर्नल, स्लो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? स्लो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि f एक्सटर्नल है ना बराबर mg, यानी फोर्स बैलेंसिंग कंडीशन में रहेगा। क्योंकि अगर फोर्स अनबैलेंस हुआ तो एक्सीलरेशन पैदा करेगा वो, और वो मुझे नहीं चाहिए। सो वी जस्ट assume the slow displacement of the body, and in this condition forces are in balanced condition, balanced situation, है ना, वो संतुलन की अवस्था में होता है। तो इस समय में क्या होगा, जितना मुझे लग रहा है उतना ऊपर से एक्सटर्नल एजेंट लगा करके इसको जब डिस्प्लेसमेंट देता है, तो क्या होगा, W एक्सटर्नल, या ऐसे कह सकते हैं DW एक्सटर्नल जो होगा, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, F dx, और F एक्सटर्नल में बोल रहा हूं, ठीक है ना। सिस्टम में आप एक्सटर्नल एजेंट जब वर्क करेगा और नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट में जाकर करेगा, तभी सिस्टम में एनर्जी ग्रो करती है। मैं इसको 2 मिनट में मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा भी देता हूं, थोड़ा सा इसका मैथमेटिक्स देख लेते हैं। ये इक्वल टू ये mg हो गया, और dx आपको ऑलरेडी है, तो 0 से लेकर के किसी हाइट h पर ले जाएंगे, तो W एक्सटर्नल का जो वैल्यू होगा, है ना, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा mg, एंड दिस इज व्हाट h, एंड दिस एक्सटर्नल वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक छोटी सी बात मैं आपको एक मतलब साइड वाइज बताता हूं, पर इतना आसान ये नहीं है जितना आसान अभी इसको हम लोग देख रहे हैं। इसका ठीक ठाक कैलकुलेशन है, पर उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ के लिए यही सफिशियंट है, ठीक है ना, यहाँ के लिए यही सफिशियंट, और इसी के हिसाब किताब से अभी काम करना है हम लोगों को।
तो पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंपल एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया, एंड एच इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। एच इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वाई एक्सिस के अलोंग, सो अर्थ के सरफेस पर परपेंडिकुलर। सो इफ एच विल बी पॉजिटिव, नाउ नोट प्लीज कि इफ एच पॉजिटिव, potential energy positive. If H equal to 0, PE equal to 0. This is P equal to 0 and it is called reference level. एनर्जी के P के लिए ये रिफरेंस लेवल का काम करता है, और मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कि ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि मैं रिफरेंस लेवल यहाँ लूँ, रिफरेंस लेवल यहाँ लूँ, उससे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई परवाह नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, बस आप जहां रेफरेंस लेवल मानते हैं उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। सो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज बिलो रेफरेंस लेवल, तो ये क्या होगा, एच नेगेटिव होगा। अगर एच आपका नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसमें शर्म करने की बात नहीं है बेटा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाए तो बड़का अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं है। वो है तो है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, आपको भी कुछ नहीं बोलना है। वी जस्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, उसके हिसाब से चलना है। कंसेप्ट जो बोलेगा वो हमको करना है, क्या होगा नहीं होगा डजंट मैटर। सो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमको। सो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो होना, और जीरो लेवल जो होता है वो रेफरेंस लेवल होता है। सो यहाँ से H प्लस है तो P पॉजिटिव है। चलिए, हो गया मामला क्लियर। तो ये एक थ्योरी थी जो हम आपको बताना चाह रहे थे। और अब देखिए जो सवाल है वो कहाँ ले चलता है हम लोगों को। सो पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है क्या, कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमको कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय फोर्स। ये भी है, और थोड़ा और भी बात करेंगे। एकदम हम कह रहे हैं ना कि एकदम एंजॉय ही एंजॉय भरा हुआ है, एकदम पूरा मजा आने वाला है। तो मैं इसको इरेज करता हूं और चलते हैं अब सवाल की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। कहता है सबसे पहले पॉइंट मास एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन को भी दिमाग में रखना है। अगर छोटा सा कोई गेंद है, पॉइंट मास है, एक ही जैसे अर्थ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट मास भी कभी कभी मानते हैं, क्योंकि इसका मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड माना जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई रॉड है, कोई चेन है, चेन का मतलब कैसा चेन, मोटरसाइकिल का चेन, साइकिल का चेन, वहां पे क्या होता है, हर लेंथ के हर हिस्से पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसी तरह का एक सवाल हम आपसे अभी शेयर करने जा रहे हैं। आइए उस सवाल को हम लोग पहले लिखते हैं कि वो सवाल क्या है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज प्रॉब्लम नंबर 2, जो अभी हम आपको बताने वाले। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ठाक है ना। कहता अ चेन, प्रॉब्लम नंबर 2, अ चेन ऑफ लेंथ, अ चेन ऑफ लेंथ L and mass M, and mass M overhangs a smooth table, overhangs a smooth table, overhangs a smooth table with, कुछ शर्तों के साथ, कुछ लेंथ इसका नीचे रहेगा, with 2/3 part lying on the table, 2/3 part lying on the table, lying on the table, on the table। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मतलब क्या कहें हम, आपको अच्छा लगेगा, अभी तो यही कह सकते हैं, है ना। कहता फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एज इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए तो कहीं काइनेटिक एनर्जी का चांस नहीं था, पर वो आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन as it slips off
देखिए ऑफ कौन सा, वो डबल एफ है, स्लिप्स ऑफ कंप्लीटली, स्लिप्स ऑफ कंप्लीटली, है ना, द टेबल, स्लिप्स ऑफ कंप्लीटली द टेबल। बस ये कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, लिटरेचर नहीं है, ये साइंस का इंग्लिश है हम लोगों का, वो दाएं बाएं चलता है। हमको मतलब की बात करनी है, मतलब निकालना है उसमें से, समझदारी इसी में है। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है, मैं इधर ही फिगर बनाता हूं क्योंकि इस जगह का इस्तेमाल अगर जरूरी पड़ेगा तो पार्ट वाइज कर लेंगे हम लोग, फिगर स्मार्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, इसको समझते हैं कि एक चेन है जिसकी टोटल लंबाई उसकी कितनी दी हुई है, एल दी हुई है, अच्छी बात है। कहता है कि चेन का 2/3 लंबाई, अगर टोटल लेंथ चेन का देखा है तो वो एल है, लेकिन कहता है कि इसकी 2/3 लंबाई टेबल पर है और 1/3 लंबाई इसकी जो है वो, है ना, 2/3 टेबल पर है और 1/3 लंबाई इसकी जो है वो लटक रही है नीचे, 1/3 लंबाई इसकी लटक रही है नीचे। मैं आपको जैसे होता है वैसे बना के दे रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि फिगर हम लोगों का ये जो है ना, प्रयास तो रहता है कि जितना अच्छा डायग्राम होगा उतना अच्छा आपका दिमाग भी फ्रेश होगा, अट्रैक्टिव लगेगा और आपको भी समझने में मजा आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका टोटल लेंथ है कितना, 2/3 आपका टेबल पर है और L/3 पार्ट इसका क्या है, ऑब्वियसली आपको जो टोटल लेंथ L है तो 2/3 जब टेबल पर है तो L/3 लेंथ इसका क्या कर रहा है, हैंग कर रहा, मतलब लटक रहा है। अब ये कहता है कि बताइए आप सॉल्व करके कि जब ये, चूंकि ये स्मूथ सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है टेबल आपका, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये स्मूथ सरफेस है, ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन लेस है। तो इस स्मूथ सरफेस पर हमको क्या कहना है कि जब ये स्लिप करके नीचे गिर जाएगा तो बता दीजिए कि कितना काइनेटिक एनर्जी इस चेन के पास में आएगा। तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी कैलकुलेशन करके काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालने वाले हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस जो होगा वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी में आएगा। अब देख लीजिए, ये थोड़ा सा कंजर्वेशन साइड से मामला ले रहा है पर उसके लिए गम नहीं करना है। अब इतना भी नहीं है कि मान लेते हैं कि हम लोग बिल्कुल बंधन में बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। जस्ट सी द प्लानिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी एट फर्स्ट फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्लीट चेन, and after that in the second step of the solution we just calculate the net potential energy in final stage when the complete chain slips off the table. And as we need to calculate the gain in kinetic energy, so we just try to find out the loss in potential energy, for which we will go for the subtraction of final energy from initial one. लॉस का मतलब तो वही होता है, गेन का मतलब क्या होता है, बेनिफिट का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इसको बड़े आराम से कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें। मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले, चूंकि ये कंप्लीट आपका जो लेंथ है वो, और इस जगह पे अब यहाँ पर देख लीजिए रेफरेंस लेवल का नीड तो पड़ेगा, जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन है तो रेफरेंस लेवल चाहिए। तो मैंने क्या करना है, इसी लेवल को पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेवल मान लेना है। इसका मतलब H = 0 हम यहीं से मेजरमेंट करने वाले हैं। अभी चूंकि ये एक पॉइंट मास नहीं है, ये एक मास डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन है, इसीलिए इसमें हम लोगों को एलिमेंट चुनना पड़ता है और उस एलिमेंट के चलते पोटेंशियल एनर्जी चुनना पड़ेगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी चुनना पड़ेगा तो उसको चुन करके और उसको फिर हम लोग
पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है पहले ये देख लेते हैं, देख लें, आइए देखते हैं। अब आपको ये भी मालूम है कि रेफरेंस लेवल से नीचे है तो क्या होगा, नेगेटिव मामला होगा। डिस्प्लेसमेंट के मामले में हम क्या करते हैं, इसमें एक एलिमेंट dx काटते हैं जिसका पोजीशन हम x मानते हैं अपने रेफरेंस लेवल से। कहते हैं फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप सवाल के सॉल्यूशन का ये है कि फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द इनिशियल potential energy of the hanging chain, hanging part of chain, hanging part सीधा लिख देते हैं, इसी से आप समझ लें। hanging part जो हिस्सा लटक रहा उसका क्या होगा, for which assume an elementary length dx at position x, at position x as shown। फिगर में भी दिखा दे तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया ना, तो क्या होगा, इसीलिए du इक्वल टू, अब इसका मास कितना होगा, इस एलिमेंट का मास कितना होगा, इसीलिए dm इक्वल टू m बटा l इंटू dx। पर यूनिट लेंथ का मास निकाल लिए, l लेंथ में m मास, तो इकाई लेंथ में कितना m बटा l मास, और उसमें हमने इसके ये dx लेंथ से गुना कर दिया, तो m बटा l इंटू dx क्या हो गया, इस एलिमेंट्री लेंथ का मास हो गया। और अब अगर मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहूं तो कितना होगा, बता सकते हैं आप, बता सकते हैं, एकदम बता दीजिए। इसीलिए du इक्वल टू m बटा l इंटू जी, है ना। और जब इसको आप यहां से यहां ले जाएंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, x डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। या काहे ले जाइएगा, यहां से इतना लेंथ नीचे है इसके डिस्प्लेसमेंट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। यहां पर x विथ माइनस साइन कर दीजिए और dx तो आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसको और बढ़िया से क्लियर कर दें, बढ़िया से क्लियर करते देख लीजिए आप। यहां से ये होगा du इक्वल टू m बटा l dx, मास हो गया, इसमें g से गुना कर दिए हो गया, और इसमें x से गुना कर दिए, लेकिन यहाँ माइनस साइन इसीलिए क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट नीचे है, सो x इज नेगेटिव देयर, और सो नेट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस एलिमेंट्री मास इज व्हाट, इतना। तो कितना हो जाएगा बता दीजिए, और du इक्वल टू हो जाएगा, du इक्वल टू हो जाएगा माइनस mg बटा l और इंटू x dx, मामला बन गया। अब l/3 लेंथ है तो आप कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए, इसलिए इंटीग्रल du का वैल्यू हो जाएगा माइनस mg बाई l x dx इंटीग्रल 0 से लेकर के l बाय, क्योंकि ये याद रखिए इंटीग्रेशन का लिमिट हर हमेशा आपको रेफरेंस पॉइंट से लेना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब x कहां से कहां तक दौड़ेगा, 0 से लेकर के l/3 लेंथ तक दौड़ेगा, क्योंकि वही फाइनल लंबाई है इसकी, समझते हैं ना। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके, रुक करके, समझ करके तब आगे बढ़ने की कोशिश करना। ये ओवरऑल हो जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद, यू इनिशियल बोलता हूं मैं इसे, ये होगा माइनस mg अपॉन l एंड x स्क्वायर बटा 2, लिमिट लगा दिए 0 से लेकर के l/3 तक, ये आगा माइनस mgl बटा 18। काहे बढ़िया से आपको समझा देते हैं, ये होगा माइनस mg बटा 2l, और ये कितना होगा ना, ये
और ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट एल स्क्वायर एल बटा 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, mgl बटा 18 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, पूरे चेन जब स्लिप करके गिर जाए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। आइए स्टेप 2, व्हेन द कंप्लीट लेंथ, अब कोई दिमाग नहीं लगाना है, रूल वही रहेगा, कंप्लीट लेंथ स्लिप्स ऑफ, पूरी की लंबाई है ना, स्लिप्स ऑफ द टेबल, बस देखा जाए 1 मिनट में हो जाएगा। सो यू फाइनल इक्वल टू माइनस इंटेग्रल 0 से लेकर के एल तक दीजिए, आप पूरा का पूरा गिरा दिए, यानी जैसे इतना माने थे ना, आप माने कि पूरा लेंथ यहाँ पे चेन का पूरा स्लिप करके लटक रहा है, तो पूरा लेंथ पर निकाल देते पोटेंशियल एनर्जी, कितना होगा बताइए आप, ये होगा कितना, mg/l फिर x dx, कहानी तो वही है, कहानी तो वही है, वही लेंथ सेम बात करेंगे और 0 से लेकर l तक इंटीग्रेशन करेंगे, सेम काम है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस mg बटा l और x स्क्वायर बटा 2, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर के l तक। सो यहां से हो जाएगा माइनस mgl/2, हो गया ना, आएगा, इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं कैलकुलेशन में। तो अब क्या हुआ, अब यहां पे समझते हैं कि पूरा का पूरा जो मामला है, इनिशियल एनर्जी आपका माइनस mgl/18। अच्छा एक बात और भी है, आपके मन में एक दिक्कत और आ रही होगी कि सर ने तो ये बताया कि ये जो l/3 लेंथ इसका लटक रहा है, इसके चलते कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, और वही पूरे चेन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, पूरे चेन की। बोलो क्यों? अरे भाई साहब, जो 12/3 लेंथ है वो तो टेबल पर ऐसे पसरा हुआ है ना, ये तो 0 लेवल में है, तो इसके पास इतने हिस्से के पास 0 एनर्जी, इतने के पास mgl/18 विथ माइनस n उतना एनर्जी, तो पूरे चेन की एनर्जी इनिशियल इतनी हो गई, एंड पूरे चेन की फाइनल एनर्जी पोटेंशियल में इतनी हो गई। इसीलिए सीधा बोलिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी का गेन निकालना है, तो लॉस एक तरफ होगा एनर्जी का, तो वही काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, बराबर होगा u इनिशियल माइनस u फाइनल, जो है माइनस mgl/18 एंड माइनस माइनस प्लस mgl/2। आप एलसीएम ले लो 18, ये होगा माइनस mgl और ये प्लस होगा 9 mgl, ये कितना होगा 8 mgl/18, 2 चौका 8, 2 नम 18। सो डेल्टा यू ने कहिए लॉस इन पीई बराबर आगा 4/9 mgl, दिस इक्वल्स टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बस हो गया, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ उतना ही काइनेटिक एनर्जी इसमें डेवलप हुई होगी। सो आधा कॉन्सेप्ट से और आधा लॉजिक से ही फिजिक्स का सवाल बनता है। मुझे विश्वास है कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी जो एक सवाल हमने आपको सॉल्व करके दिया वो भी सवाल आपको पसंद आया होगा, और पसंद आना तो बाद की बात है, पहले तो जरूरत को देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट, हमारा सिलेबस और जिस लेवल पर हम लोगों की पढ़ाई अभी चल रही है, जिस कोर्स के लिए चल रही है, उस कोर्स के लिए ऐसे सैकड़ों प्रॉब्लम से अभी हमारी मुलाकात होना बाकी है। सो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी सिलेबस या जल्दी चैप्टर क्लोज हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ओवरऑल फिजिक्स के एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसलिए मैं इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला हूं, आपको एक एक बात सिखा के छोड़ेंगे। आप इस बात का भरोसा भी रखिए, और ये मेरा विश्वास भी कहता है
आपको कभी धोखे में नहीं आने देंगे। आपको बेहतर चैप्टर, बेहतर फिजिक्स सिखाएंगे, क्योंकि हमने इसके लिए एक अच्छा खासा मेहनत किया है जो आप तक अच्छी तरह से जा रहा है। और इसीलिए आप लगातार बने रहिए और अपने आप को पहले मजबूत कीजिए। दोस्त तो आपका आपका पीछा कर ही लेगा। थैंक यू सो मच।